अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये बात आप जानते हैं कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिसिटी की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रही है, बेसिकली उसमें रेजिस्टेंस पाई जाती है। और अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देती जिस तरह से आम टेम्परेचर पर देती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो आप इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स के अंदर जो फॉल्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा सुनते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई भी डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज करते हैं तो चार्जिंग केबल जो है वो हीटअप होती है या हमारा सेल फ़ोन जो है वो हीटअप हो जाता है। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी के हवाले से, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो कॉपर है वो उसका वायर बहुत अच्छा होता है, वो कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है। सो जो टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी, और फिर रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ये हम जानेंगे। और फिर जितने भी सवाल मैंने वीडियो के शुरू में किए इंशाल्लाह आप उनका आंसर जान पाएंगे। देखो, सबसे पहले सपोज करते हैं हमारे पास दो वायर्स हैं और दोनों की लेंथ में डिफरेंस है। ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है और ये वाला जो वायर है इसकी लेंथ कम है। और अगर लेंथ कम है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम जो होंगे, सॉलिड सब्सटेंस है तो इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स आपको इतने नज़र आ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जाहिर सी बात है कुछ कम होंगे। तो अगर हम मूव करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इस वायर के थ्रू तो आप देखें जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा ये जो मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम्स के साथ टकराएंगे। और अगर ज़्यादा टकराएंगे तो इसी टकराने को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एज रेजिस्टेंस। ठीक है, दोबारा से बात को देखो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे उतना ही ज़्यादा गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से टकराएंगे, और जितना ज़्यादा एटम से टकराएंगे उतनी उनकी एनर्जी कम होती रहेगी, और इसी रुकावट को बेसिकली रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा रूल हमारे सामने आया कि जब तार की लंबाई ज़्यादा तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन इन वाइब्रेट होने वाले एटम से ज़्यादा टकराएंगे। जब ज़्यादा टकराएंगे तो गुजरने में रुकावट ज़्यादा होगी, यानी कि रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। मतलब लेंथ ज़्यादा तो इसका मतलब कोलिजन ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं छोटे वायर से तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कम है शॉर्ट वायर में तो कम कोलिजन्स देखने में होंगे, नतीजे में जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होगी और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तेज़ी के साथ मूव कर पाएंगे। तो अभी आपने एक बात याद रखनी है कि लंबाई जितनी ज़्यादा होती है किसी तार की उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती है। दूसरी अगर एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पर दोनों वायर्स हैं जिनकी लेंथ जो है वो मैंने इक्वल रखी है, बट दोनों का डिफरेंस क्या है, ये जो वायर है ये थिन है और ये वाला जो वायर है वो थिक है। ठीक है, और एटम्स तो वाइब्रेट हो ही रहे हैं, अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके एटम्स तो लगातार वाइब्रेट होंगे ही होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस पतले वाले वायर से तो क्योंकि रास्ता कम है, खाली जगह कम है, तो पतले वाले तार में ज़्यादा कोलिजन होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ऐसा तार जिसका एरिया कम है, वो थिन वायर है, तो ज़्यादा टकराव होगा, तसादुम ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन और एटम्स के दरमियान में, नतीजे में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। बट यहाँ पर आपको क्योंकि इस तार का एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है तो नतीजे में अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे तो वो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन एटम से कम टकराएंगे तो तेज़ी से गुजर पाएंगे। तो इसका मतलब थिक वायर में कोलिजन्स कम है, तेज़ी से गुजर पाएंगे, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो अभी आपने रेजिस्टेंस का रिलेशन देखा दो चीज़ों के दरमियान में। एक तो रेजिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। और दूसरा आपने देखा एरिया के लिहाज से कि जितना वायर का एरिया ज़्यादा होता है उतना कोलिजन्स कम, यानी कि रेजिस्टेंस कम। बेसिकली अगर इसी बात को मैं मैथमेटिकली समझाना चाहूँ तो सबसे पहले जो हमने एक चीज़ सीखी है वो ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेट से हमने जो कंडक्टर सपोज करा है उसकी लेंथ को हम जाहिर कर देते हैं एल से। ठीक है, और जो इसका एरिया है, ठीक है, जो इसका एरिया है उसको जाहिर कर देंगे ए से। और आपको पता है ये जो एरिया है वो या तो पाई आर स्क्वायर से हम फाइंड कर सकते हैं या पाई डी स्क्वायर ओवर 4 से मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितना रेडियस या डायमीटर ज़्यादा होगा उतना एरिया ज़्यादा होगा, और डायमीटर ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि जितना ज़्यादा थिक होगा वायर, जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही ज़्यादा डायमीटर, मतलब उतना ही ज़्यादा एरिया। तो पहली जो चीज़ हमने सीखी वो ये है कि लंबाई ज़्यादा, एटम्स की तादाद ज़्यादा, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स का, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे उनके और एटम्स के दरमियान में कोलिजन ज़्यादा होंगे,
तो लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। सेकंड जो हमने रिलेशन देखा था वो हमने एरिया के साथ देखा था। तो हमने देखा जितना एरिया ज़्यादा उतना कोलिजन्स कम तो रेजिस्टेंस भी कम। तो साबित हुआ कि एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है। लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, ठीक है, हम कंबाइन कर दें दोनों इक्वेशंस को, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें रिजल्ट ये मिला कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है L ओवर A पर। और आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट जिसे मैंने यहाँ पर रॉ से जाहिर किया है। ठीक है, वेयर व्हाट इज़ रॉ, ये जो रॉ है बेसिकली इसे कहते हैं इस तार के मटेरियल की रेजिस्टिविटी, कि जो भी हमने तार कंडक्टर सपोज करा है वो किस मटेरियल का बना है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है मटेरियल के ऊपर और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। देखो रेजिस्टेंस तो डिपेंड करती है लंबाई पे, रेजिस्टेंस तो डिपेंड करती है एरिया पर रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर। वो मैं भी आपको आगे चल के लेक्चर के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या डेफिनेशन बनेगी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। कोई भी कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है पर यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के लिहाज से, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की जिस मटेरियल का वो कंडक्टर बना होता है। अब इससे परेशान नहीं होना कि डेफिनेशन में मैं लेंथ और एरिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ये बात याद रखें कि वो साइज़ और लेंथ वगैरह पे डिपेंड करती नहीं है, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। और अगर फार्मूला बनाया जाए तो पिछले वाले फार्मूले को, इक्वेशन 3 को अगर रीअरेंज करेंगे तो रॉ बराबर आ जाएगा RA डिवाइड बाय L के। ठीक है, और इसी को देख के यूनिट बनाओ, इसका यूनिट बनना चाहिए ओम मीटर। कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओम्स होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और नीचे लिखी हुई लेंथ उसका यूनिट होगा मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर हो जाएगा कैंसिल, तो इसका यूनिट बन जाएगा ओम मीटर। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती, रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी मटेरियल की ना। तो ऑटोमेटिकली ये फैक्टर्स एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं बट रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉपर से बना हुआ कोई तार इस्तेमाल करते हो और आप तार की लंबाई को ज़्यादा करते जाओगे तो तार की लंबाई ऑटोमेटिकली जब बढ़ती चली जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे बट रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। सही है बच्चों, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लंबाई पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया पर रेजिस्टिविटी जस्ट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, आपके सामने नज़र आ रही है रेजिस्टिविटी की वैल्यू। कॉपर का तार आप जितना भी लंबा इस्तेमाल कर लो, कॉपर का तार आप जितना भी थिक इस्तेमाल कर लो, थिन इस्तेमाल कर लो, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यूज़ हैं, 1.59 10 रेज टू दी पावर -8 ओम मीटर्स होती है। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर। कॉपर को देख लो, कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.68 10 रेज टू दी पावर -8 होती है। ठीक है, अब सिल्वर और कॉपर दोनों बड़े अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं बट कॉपर की जो स्ट्रेंथ है वो सिल्वर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस वजह से आप देखिए हम सिल्वर का तार इस्तेमाल करने के बजाय कॉपर का तार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा है और रेजिस्टिविटी कम है। बट अगर मैं एल्यूमिनियम इस्तेमाल करता हूँ उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, बिजली ज़्यादा ज़ाया होगी, बिल ज़्यादा आएगा। टंगस्टन जो पीले वाले बल्ब में इस्तेमाल करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा है, तो वो कितना ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनसे आपको अंदाज़ा होगा कि जितना रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती चली जाती है उतना वो सब्सटेंस बैड कंडक्टर होता है, उतना उसमें इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हुए ज़्यादा कोलिजन्स करते हैं, बिजली ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। अब याद रखना मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस तो लंबाई पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, बट रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, यानी कि वो मटेरियल अच्छा कंडक्टर है कि बुरा कंडक्टर है, वो सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है।
जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, एक तो ये इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है या नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट मीन्स कि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है ना, यानी कि वो अच्छा कंडक्टर बन सकता है। और दूसरी बात, रेट ऑफ कोलिजन्स कितने ज़्यादा हैं, यानी कोलिजन्स कितने ज़्यादा होते हैं या कोलिजन्स कितने कम होते हैं, उन पर भी डिपेंड करता है ना। जितने कोलिजन ज़्यादा होंगे उतनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ये बात आप याद रखिएगा। जितना कोलिजन ज़्यादा होंगे उतना करंट के फ्लो में रुकावट होगी, जितना करंट के फ्लो में रुकावट होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। और दूसरा फैक्टर जिस पर हम लेक्चर में और भी बात करेंगे वो है कितना वो सब्सटेंस सेंसिटिव है टू द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर के लिए कितना हसास है, टेम्परेचर चेंज होने से उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया ना, एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर सही से काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हम ज़्यादा करते हैं तो इंटरनल एनर्जी उस कंडक्टर की ज़्यादा हो जाती है। जब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो आयंस ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, जो आयंस थे वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। नतीजे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के जो कोलिजन होंगे उन आयंस के साथ वो ज़्यादा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। तभी आप गर्मियों में केबल फॉल्ट का अक्सर सुनते हैं, लाइट चली गई क्या हो गया, आपने कॉल करके पता करा भाई वो केबल फॉल्ट हो गया। अब झूठ बोले तो एक अलग बात है, लेकिन सच्ची बात यह है कि गर्मियों के अंदर केबल फॉल्ट्स एज़ कम्पेयर टू विंटर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा, तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा टकराएंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, तो फॉल्ट्स भी ज़्यादा देखने में आते हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, पहला कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितना रेट ऑफ कोलिजन है, और दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर वाली बात को और थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर कम है, तो आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट तो हो रहे हैं पर उतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट नहीं हो रहे। नतीजे में क्या होगा, अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे तो तेज़ी के साथ गुजर पाएंगे। क्यों गुजर पाएंगे? क्योंकि कम टेम्परेचर है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कोलिजन्स कम होंगे, नतीजे में रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ये क्या हुआ, जब टेम्परेचर कम है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे तो उन्हें स्लो गुजरना पड़ेगा। क्यों स्लो गुजरना पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, ज़्यादा कोलिजन्स का मतलब रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की बढ़ती चली जाती है। मिसाल के तौर पे इसको ऐसे समझते हैं, एक कंडक्टर सपोज कर लेते हैं, ये जो कंडक्टर है, लेट से इस कंडक्टर को हम सपोज कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो भी इसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी। तो कंफर्म हो गया कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फिर हमने क्या करा, हमने इसके टेम्परेचर को चेंज कर लिया, हमने इसके टेम्परेचर को कर लिया लेट से एट टेम्परेचर कर लेते हैं T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ये T डिग्री सेल्सियस पर है। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस थी इसको R0 से जाहिर कर देते हैं, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ वाली को जाहिर करेंगे RT से, कि भाई T टेम्परेचर के ऊपर क्या रेजिस्टेंस है, और ये हो गई 0 डिग्री के ऊपर कितनी रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस का चेंज आ रहा है उसको मैं देखना चाहूँ कि वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस में आने वाला फ़र्क डायरेक्टली डिपेंड करता है एक्चुअल रेजिस्टेंस पर, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सी वाली है? ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर किसी मटेरियल में एक्चुअली रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, मतलब कोलिजन ज़्यादा होते हैं, तो रेजिस्टेंस में फ़र्क भी ज़्यादा आएगा टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। सही ना, पहले ही कोलिजन ज़्यादा हो रहे थे, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब कोलिजन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा अगर फैक्टर देखें तो यही चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि हमने टेम्परेचर को कितना बदला। यहाँ पे तो 0 था,
यहाँ पे टी है। तो देखो इसको आप वैसे डेल्टा टी भी लिख सकते हो कि टेम्परेचर में कितना फ़र्क आया, बट डिफरेंस याद है ना कैसे मालूम करते हैं? डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल तो है ही ज़ीरो, तो इसका मतलब डेल्टा टी की जगह पे एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली टी लिख सकते हैं। इस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डेल्टा टी के बजाय सिर्फ टी लिखूँगा ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए। तो अब क्या हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। और ये किसको जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है जिस टेम्परेचर पर अब है, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस, और ऐसा कर लो सिर्फ इसको टेम्परेचर लिख दो, ठीक है ना। ये हो गया कि अभी कितना टेम्परेचर है, टी सिर्फ शो कर रहा है टेम्परेचर को। और ये जो डेल्टा आर लिखा हुआ है ये तो आपको समझ में आ गया ना, डेल्टा आर जाहिर कर रहा है कि रेजिस्टेंस में कितना फ़र्क आ जाएगा जब मैं कंडक्टर का टेम्परेचर 0 से टी तक चेंज करूँगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो पता चलता है कि डेल्टा आर यानी रेजिस्टेंस में जो फ़र्क आएगा हीट देने की वजह से, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से, वो प्रोपोर्शनल है एक्चुअल रेजिस्टेंस कितनी है और टेम्परेचर कितना है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है, इक्वल का साइन आता है, और आता है एक चीज़ जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट, और यहाँ आने वाले कांस्टेंट को हम जाहिर करते हैं अल्फ़ा से, ठीक है। व्हाट इज़ दिस अल्फ़ा? वेयर अल्फ़ा प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करती है ना रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि सब्सटेंस टेम्परेचर के लिए कितना सेंसिटिव है ना, ये रहा वो फैक्टर जो कि सेंसिटिव बनाता है। ऐसे मटेरियल जिनका अल्फ़ा ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। वो मटेरियल जो कि टेम्परेचर जो सेंसिटिव होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है टेम्परेचर के चेंज की वजह से, तो वो अल्फ़ा डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब ज़रा मैं इस इक्वेशन 3 को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ताकि रेजिस्टिविटी की तरफ जाऊँ मैं। तो इक्वेशन 3 को हम और कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 3 को हम लिख सकते हैं डेल्टा आर लिखा हुआ है इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट और टी लिखा हुआ है। अब चेंज कैसे मालूम करते हैं? चेंज मालूम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसको हम कह सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है। अब आर टी क्या हो गया? आर टी वो रेजिस्टेंस थी जो यहाँ पर थी, याद है ना, ये आर नॉट थी, आर टी थी, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट, और एल्फ़ा आर नॉट टी ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस का आर नॉट दूसरी तरफ भेजो, ये हो जाएगा आर नॉट प्लस एल्फ़ा आर नॉट टी, कॉमन आ रहा है ना आर नॉट, तो आर टी बराबर आ जाएगा आर नॉट हमने लिया कॉमन जो कि रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस एल्फ़ा टी के बराबर। इसका मतलब अगर आप मालूम करना चाहते हैं टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है एट टी डिग्री सेल्सियस यानी जितने भी टेम्परेचर पे, तो ये आ गया आपका टेम्परेचर। आपने इधर टेम्परेचर पुट करना है, यहाँ पर आपने क्या पुट करना है? यहाँ पर आपने पुट करना है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आखिर में आपने पुट करना है अल्फ़ा की वैल्यू जो कि एक्चुअली क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और वैसे इसका एक डिफरेंट नेम भी है, मैं आपको बताता हूँ। इसी फॉर्मूले को, यही वाला फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, अगर इसको हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखता हूँ रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, तो याद रखिए बाकी सारे फैक्टर सेम रहते हैं। यही फार्मूला रेजिस्टिविटी में बनता है रॉ टी, यानी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। किसी भी चीज़ की रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी हो जाएगी, वो रॉ टी से जाहिर कर रहे हैं। आर नॉट की जगह पे आ जाएगा रो नॉट। रो नॉट का मतलब हुआ किसी भी मटेरियल की कितनी रेजिस्टिविटी होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 प्लस एल्फ़ा टी।
इस फॉर्मूले से आप किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को नाप सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी। और है बात बड़ी सिंपल सी, अगर आपने रिलेशन याद रखना है बच्चों, याद रखो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। सही है ना। और यहाँ पे भी ये बात है कि जितना टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा सब्सटेंस की रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मैं आपके लिए समराइज़ करूँ तो याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। सिर्फ 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो मटेरियल पे, लेंथ पर और एरिया पर, एक तो ये हो गया। और दूसरा इसी के साथ साथ रेजिस्टेंस डिपेंड करती है 1 प्लस एल्फ़ा टी पर। और अल्फ़ा किस बात को जाहिर कर रहा है? अल्फ़ा शो करता है रेजिस्टिविटी, उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को और टेम्परेचर। तो कितने फैक्टर्स हो गए जो मैंने आपको बोले? पहला फैक्टर मटेरियल, दूसरा फैक्टर लंबाई, तीसरा फैक्टर एरिया और चौथा फैक्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। ठीक है, सही है। अब इसको ज़रा प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं तो क्या बनेगा? सबसे पहली बात, कितना रेशो है बिटवीन चेंज इन रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टेम्परेचर। ये मैंने जो लिखा है इंग्लिश के अंदर, ये बेसिकली इस फॉर्मूले को इंग्लिश में करके लिखा है। रेशो लिया चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द टेम्परेचर, वही टेम्परेचर जिस पे हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो अल्फ़ा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी, एक ही बात है। अल्फ़ा इससे भी फाइंड आउट हो जाएगा। उसी फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज करके आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई है। और इसी से अगर यूनिट बनाना चाहो तो यूनिट बनेगा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्यों बनेगा? ऊपर लिखी हुई रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ओम, नीचे लिखी हुई रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होगा ओम, और लिखा हुआ है टेम्परेचर जिसको सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया इसका यूनिट। और कुछ वैल्यूज़ एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो आप देखिए, ये तो रेजिस्टिविटी को हटा देते हैं, जो मेन काम है वो देखो। सिल्वर जो है इसकी रेजिस्टिविटी 0.0038 है, कॉपर की 0.00386 है। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम की देख लो 0.004। जितनी वैल्यू अल्फ़ा की बड़ी होती चली जाएगी उतना मतलब वो सब्सटेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी वो उतना सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिहाज से कि टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलती रहेगी। ठीक है ना, तो यही वजह है कि कॉपर की टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू भी कम है, रेजिस्टिविटी भी कम है, बट स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इस वजह से हम कहते हैं कि वो एक बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है ना। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये छोटी छोटी डेरिवेशन आपने समझनी है, याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और जो 2 डेफिनेशन मैंने बताई हैं बस वो लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।